बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। सेठ अरब चंद शहर के मशहूर मारूफ कारोबारी आदमी हैं। शहर में जितने भी बड़े कारोबारी हैं इन सब अरबपति में वो सरे फहरिस्त हैं। इनकी दौलत कितनी है खुद इनको भी नहीं मालूम। अरब चंद का एक ताल्लुक बहुत ही ऊंचे लोगों में आता है और आपको बताएं कि इनका एक शौक है। जितनी भी सालाना आमदनी इनकी होती है, अरब ज्यादातर पैसों का सोना खरीदते हैं बिस्किट की शक्ल में। ऐसा नहीं है कि अरब चंद गरीबों की मदद नहीं करते, इनकी मदद में कोई कोताही नहीं बरतते। गरीबों को रोटी कपड़े से लेकर गरीब लड़कियों की शादी तक में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा वो तांत्रिक लोगों से बहुत मुतासिर हैं। पंडितों से कुंडली चेक करवाना ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। अरब चंद के दो बेटे हैं, दोनों ही अपने वालिद के साथ मिलकर कारोबार संभालते हैं। अरब चंद ने दोनों की शादी एक साथ की थी। बड़े बेटे के दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, जबकि दूसरे की कोई औलाद नहीं हुई। इसने मंदिर में ये मन्नत मानी इसके छोटे बेटे की जब भी औलाद होगी वो इस बच्चे के वजन के बराबर सोना तोलकर उसकी कीमत का पैसा गरीब लोगों में तकसीम करेगा। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि इसके छोटे बेटे की एक बेटी पैदा हुई। अरब चंद इस खुशी में गरीबों को खूब कपड़ा खाना बांटता रहा और मन्नत भी पूरी की। बच्ची का वजन के बराबर सोना तोला, फिर उसकी मार्केट में कीमत लगवा के वो पैसा गरीबों में तकसीम करवा दिया। फिर हस्बे मामूल पंडित और तांत्रिक को बुलवाया और इनसे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में दरियाफ्त किया। दोनों ने बच्चे के हाथ की लकीरें देखी, पैदाइश का वक्त और तारीख सब कुछ देखकर हिसाब लगाया और खामोश हो गए। आप खामोश क्यों हैं? अरब चंद ने सवाल किया। जो भी आपका इल्म कहता है वो सब बताइए। सेठ जी, अगले 5 साल तक आपकी पोती के साथ कोई भी हादसा हो सकता है और इस हादसे में जिस्म के नुकसान से लेकर जान तक का खतरा है। सेठ ये सुनकर खामोश हो गए। क्या इसका कोई तोड़ नहीं है जो ये साल किसी भी तरह उन्होंने किसी भी मुश्किल के बगैर वो गुजार सकें? पंडित जी बोले, होगा तो वही जो भगवान चाहेगा, मगर आपको इन सालों में कुछ एहतियात करनी होगी जिससे ये बला भगवान ने चाहा तो टल जाएगी। आप बताइए, मुझे सब मंजूर है, जो आप कहोगे मैं वही कहूंगा। सेठ ने बेताबी से कहा, आपको अपनी पोती का अगले 2 दिन में मंडन करवाना होगा और फिर अगले 5 साल तक कोई भी मंडन नहीं करोगे। 5 साल तक घर से बाहर बच्ची को नहीं लेकर जाओगे और 5 साल की उम्र में दाखिल होते ही जिस तारीख और वक्त में इसकी पैदाइश हुई है, ठीक 5 साल में इस दिन इसके वजन के बराबर कीमती चीज तोल के गरीबों में बांटनी होगी। पंडित जी, मुझे मंजूर है। मैं भी इस वक्त भगवान को साक्षी मानकर आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पोती के वजन के बराबर सोना तोलकर गरीबों में तकसीम करूंगा। वक्त गुजरता गया। पोती के 5 साल पूरे होने का वक्त आ गया। पूरे शहर में चर्चा हो रही थी। सेठ अरब चंद अपनी पोती के वजन के बराबर सोना तोलकर गरीबों में उसकी कीमत को तकसीम करेंगे और इस दिन गरीबों को खाना और कपड़े भी तकसीम किए जाएंगे। प्रोग्राम में एक दिन रह गया था। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। पुलिस महकमा भी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त था। चौक वजन होने वाला सोना काफी था। तकरीबन 8-9 किलो सोना 3-4 करोड़ का बैठता है। इसकी निगरानी भी बहुत जरूरी है। खुफिया पुलिस के लोग कई रोज पहले से ही शहर में गर्दिश कर रहे थे। कहीं कैसी गंग की बुरी नजर तो नहीं है माल पर। एक बहुत ही बेयकीनी जराये से मालूम हुआ कि 2 गैंग हैं जो अपने अपने तरीके से डकैती डाल सकते हैं, इसलिए चारों तरफ पहरादारी मजबूत कर दी गई। अगले दिन प्रोग्राम भी शुरू हो गया। कुछ रिश्तेदारों के अलावा सेठ जी ने शहर के मौजूद मेहमानों को भी दावत दी। इसके अलावा हजारों गरीब लोग भी सामने कतार में इस नजारे को देख रहे थे। पहले गीता पाठ हुआ, फिर यज्ञ हुआ। इसके बाद एक पल्ले में पोती को बिठाया गया, दूसरे में सोना रखा गया। पल्ला बराबर होते ही बच्ची को उठा लिया गया, फिर सोने का वजन किया गया। कुल वजन 8 किलो 850 ग्राम बैठा, जिसकी मार्केट कीमत तकरीबन 3.25 करोड़ बैठी। सोने को एक खूबसूरत बॉक्स में महफूज रख दिया गया, जिसको सेठ जी के नौकरों ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर गरीबों को कपड़ा बांटा गया और उसके बाद खाने का आगाज हो गया। सारे लोग बहुत खुश थे कि अचानक प्रोग्राम की जगह से 50 मीटर के खुले मैदान में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया। हालांकि वहां कोई किसी का जानी माली नुकसान नहीं हुआ था। इसी दौरान एक अजीब सी खुशबू प्रोग्राम में शरीक हुए लोगों को महसूस हुई। चंद लम्हों के लिए उन सबकी आंखों में हल्का सा अंधेरा छा गया, मगर 15-20 सेकंड में ही सब कुछ ठीक हो गया। इसी दौरान सोने की हिफाजत करने वालों में से एक बोला, सोने का बॉक्स कहाँ है?
दूसरा बोला, अभी तुमने ही तो लिया था मेरे हाथ में से, फिर कहाँ गया बॉक्स? एक आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। पूरे प्रोग्राम में तहलका मच गया। पुलिस ने चारों तरफ से सारे आमो खास लोगों को घेर लिया। सख्ती से ऐलान कर दिया, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां है वहीं खड़ा रहे। सबकी तलाशी ली गई, एक एक चप्पा चप्पा छान मारा गया, मगर बॉक्स का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन ये खबर अखबार के पहले पेज पर थी। पुलिस ने शहर के सारे नामी करामी बदमाशों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ कर दी, मगर नतीजा सिफर। चंद दिन गुजरने के बाद भी कोई सुराग न मिला। पुलिस महकमे पर उंगलियां उठने लगी। थाने के एसएचओ पर जिन्होंने बड़े से बड़े मामले को चुटकियों में हल किया था, उन्होंने भी खुद को सरेंडर कर दिया। ये ऑफिसर बेहद ईमानदार था। ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और नौकरी से रिजाइन दे गया। 1 साल गुजर गया, मगर कोई नतीजा हाथ न आया। इसी दौरान एसएचओ प्रकाश का इंतकाल हो गया। वक्त गुजरता गया और इस केस को 2 साल हो गए। इसी दौरान अखबार में फिर से खबर छपी। 2 साल बाद भी सीबीआई इसी केस को हल ना कर सकी। ये खबर मेट्रो में बैठा एक आदमी अखबार में पढ़ रहा था। अखबार पढ़ने वाला शख्स झल्लाकर बोला, हमारे शहर की पुलिस भी नालायक हो गई है। सब नमक हराम है, पैसा खा लिया होगा बेचकर। अब हुकूमत कहती है जो सोना पकड़वाएगा इसे 20% कमीशन मिलेगा। माफ कीजिए, ये जरूरी तो नहीं कि सभी नालायक हों। बराबर में बैठी एक लेडी ने इस शख्स से सवाल किया। इस शख्स ने इस लड़की की तरफ देखा। आप बड़ी हमायत कर रही हैं इनकी। बात हमायत की नहीं है, बात असूल की है। हो सकता है मुजरिम बहुत होशियार हो, मगर कानून से नहीं बच सकता। एक ना एक दिन कानून के हत्थे चढ़ जाएगा। आपकी तारीफ? मेरा नाम सविता सिंह है। और आप? मेरा नाम विक्रमजीत है। दोनों में हल्की फुल्की बातें होती रही। इत्तेफाक से दोनों का स्टेशन एक ही था। दोनों उतर गए। इस लेडी ने ऑटो वाले से कहा, अदिति अपार्टमेंट चलोगे? मुझे अभी भी वहीं जाना है। क्या आप भी अदिति अपार्टमेंट में रहते हैं? जी, मैं तो 15 महीनों से रह रहा हूँ, मगर मुझे भी 6 महीने हुए हैं। आप कौन से ब्लॉक में रहती हैं? मैं पॉकेट ए में रहती हूँ, मगर मैं जेड पॉकेट में रहता हूँ। कभी मौका लगे तो रूम पर आइएगा, सविता ने कहा। विक्रम, जरूर। वैसे ही मेरा कार्ड है। आप एमबीए हैं, जॉब करती हैं? जी हाँ, मैं अपने रूम से ही काम करती हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं एक कार कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता हूँ। अकेला रहता हूँ। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई की। मैथ में अच्छा दिमाग था तो अकाउंट में जल्दी परफेक्ट हो गया। तो अब तक कंवारे हो? जी, और शायद कंवारा ही रहूं। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में मुलाकात होगी। अगले दिन विक्रम शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने की गर्ज से गया। इसने देखा सविता भी वहीं है। दोनों में हेलो हाय हुई। जब दोनों फारिग हुए, सविता ने कहा, क्यों ना एक कॉफी हो जाए? विक्रम ने कुछ सोचा, फिर बोला, ओके। लगातार इस तरह के कई बार इत्तेफाक हुए। दोनों कहीं ना कहीं मुलाकात दोनों की होती रहती और ये मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील हो गईं और एक दिन दोनों ने शादी भी कर ली। दोनों एक दूसरे से बहुत मुत्तफिक थे, हमेशा खुश रहते थे। विक्रम ने सविता को राय दी कि नौकरी छोड़ दो, मैं इतना कमा लेता हूँ जिससे हम दोनों का आसानी से गुजारा हो जाए। सविता ने इनकार न किया, मगर इसने एक बात कही, हमारे घर जो मेहमान आने वाला है इसकी पढ़ाई बहुत बड़े स्कूल में करेंगे, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। क्या मतलब, मैं बाप बनने वाला हूँ? विक्रम ने खुशी से बोला। जी हाँ, बाप बनने वाले हैं। तुम सिर्फ आराम करो, मेहमान की शुरू से आखिर तक की जिम्मेदारी मेरी है। मगर हमारी इतनी आमदनी कहाँ है? सविता ने सवाल किया। सब इंतजाम हो जाएगा, तुम बस मेहमान आने का ख्याल रखो, इसके आने में कोई दिक्कत ना हो, बाकी सारी बातें मुझ पर छोड़ दो, ओके? हाँ जनाब, ओके, जैसा आपका हुक्म, सविता ने खुशी भरे लहजे में कहा। देखते ही देखते डिलीवरी का वक्त भी आ गया और खुदा ने सविता को जुड़वां बच्चे दिए। दोनों खूबसूरत और तंदुरुस्त थे। दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। देखते ही देखते दोनों बच्चे 5 साल के हो गए। दोनों को फैसला करना पड़ा कि बच्चे को किस स्कूल में दाखिल करें। कुल मिलाकर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों बच्चे सेंट मैरी स्कूल में दाखिल करवाए जाएंगे। नेट पर सारी मालूमात से पता चला कि एक बच्चे का खर्चा सालाना 5 लाख है और 20% पहले जमा करना पड़ेगा। बाकी 10 महीनों में हर 2 माह में तकरीबन 2 लाख की किस्त जमा करवानी होगी। फिल वक्त तो 2 लाख जमा करते ही दोनों बच्चों के कर देंगे ये लोग, मगर हर 2 महीने बाद इतने ज्यादा पैसे? सविता ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इसकी फिक्र तुम ना करो, मैं जुगाड़ लगा लूंगा। मगर कैसे? सविता ने सवालिया निशान लगाया। ऐसा ना हो कि बीच में बच्चे को स्कूल से उठाना पड़ जाए। अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सारी चिंता छोड़ो, कल स्कूल चलेंगे। बहुत तगड़ी भूख लग रही है, खाना लगाओ। ओके जनाब, अभी लगाती हूँ। अगले दिन दोनों स्कूल गए और एडमिशन के लिए बात फाइनल हुई। प्रिंसिपल ने एक बात फिर दोहराते हुए कहा कि आप हर शनिचर की शाम 5 बजे को अपने बच्चों को साथ लेकर जा सकते हो और संडे को शाम 5 बजे तक
हर हाल में बच्चों को स्कूल में एंट्री होनी जरूरी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर आइंदा आप 1 महीने तक बच्चों को साथ नहीं ले जा पाओगे। सिर्फ मिलने की इजाजत होगी, लेकिन शुरू के 2 माह तक सिर्फ अपने आपको संडे टू संडे मिल सकते हो। जी जनाब, ऐसा ही होगा। ठीक है, कल आप बच्चों को छोड़ जाना। जी जनाब, शुक्रिया। और अगले दिन बच्चों को विक्रम और सविता स्कूल छोड़ आए। रात को विक्रम और सविता रूम में बैठे थे। अचानक वो सविता से कुछ कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाया। सविता ने विक्रम की जाने देखा। क्या बात है विक्रम, कुछ परेशान सा नजर आ रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बताओ, कुछ दिल में चल रहा है तुम्हारे विक्रम? दरअसल एक राज है मेरे दिल में जो आज तक मैंने छुपाया है। मगर क्यों? सविता ने पूछा। दरअसल मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब माजी बताकर। सविता, मुझे तुम्हारे माजी से कोई सरोकार नहीं है। बस मैं ये जानती हूँ कि तुमने मुझे जितना प्यार दिया है मैं ये मरते दम तक नहीं भूल सकती। तुम कल कुछ भी थे, आज एक अच्छे इंसान हो। जो दिल में होता है बता दो, हल्का हो जाएगा। विक्रम, दरअसल मेरे माँ बाप बचपन ही में गुजर गए थे। चची ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया। दिन में एक बार खाना देती, वो भी ताना कशी करके। बस एक रात में घर छोड़कर भाग गया। स्टेशन करीब था। ट्रेन में चढ़ गया। आंख खोली तो किसी दूसरे शहर में था। गलत माहौल मिल गया। देखते देखते चोरी चकारी करने लगा। इसी दौर राजू नाम के एक बदमाश ने मुझे पाला और छोटी मोटी चोरी से डकैती करने पर मजबूर कर दिया। फिर मैं जेल में आना जाना हो गया मेरा। लोकल ट्रेन से मैं चढ़ के मेरे लिए सब आसान हो गया। मैं जिंदगी से तंग आ चुका था। फिर मैंने ये लाइन छोड़ दी, लेकिन लोगों ने जीना आराम कर दिया। अचानक शहर में खबर बहुत तेजी से गर्दिश कर रही थी। सेठ अरबचंद अपने पोते को सोने में तोलेगा। इस दौरान राजू उस्ताद मेरे पास आया। बोला, ये हाथ साफ कर लो, जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा और ये काम तो बस मैं ही आसानी से कर सकते हैं। मेरे में बहुत दिमाग था, मैं बासानी ही काम कर सकता हूँ। पहले तो मैंने मना किया, मगर शैतान ने बहकाया। सोचा कि एक झटके में जिंदगी बन जाएगी। मुख्तसर ये कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। राजू उस्ताद बोले, तू मेरे कमरे पर चल, मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ। तमाम रात गुजर गई, लेकिन राजू उस्ताद नहीं आया। सुबह पता चला शराब के नशे में धुत रेल की पटरी से गुजर रहा था। आती हुई ट्रेन से कटकर मर गया। यूं सारा सोना मेरे पास था, मैंने इसे दफन कर दिया, मगर इसमें से एक बिस्किट निकाल लिया और मौका पाते ही मैंने इसे बेच दिया, जो कि तकरीबन 10 लाख का बिका। कुछ महीने तो मैं शहर में रहा, फिर मैं यहीं आ गया। पुलिस को शक हुआ राजू उस्ताद पर ही था। इस रात रेल की पटरी पर कट कर मर गया। कानून की नजरों में मैं एक शरीफ आदमी बन चुका था। हालांकि प्रकाश नाम के SHO बड़ी होशियारी से मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बेचारे नाकाम रहे और इस हादसे के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कुछ वक्त के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब वो सोना कहाँ है? सविता ने विक्रम से पूछा। वो मैं एक खुड्डे में डुबा दिया है मैंने। कहाँ पर? इस शहर के बेआबान झाड़ में, एक पेड़ के पास जहाँ कोई भी नहीं जाता। कभी कभी गायें चुराने वाले ही नजर आते हैं। तुम जब कहोगे हम चलेंगे। सविता ने कहा, एक शर्त पर। इसमें से मैं ज्यादातर बिस्किट्स यानी कि वो पीसेस गरीबों में बांटूंगी। मुझे मंजूर है, तुम अगर कहो तो सारा बांट दो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस तुम मुझसे नाराज मत होना, मुझे छोड़कर मत जाना। हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। सविता ने विक्रम की कमर पर हाथ डालते हुए कहा। ठीक है, कल हम बच्चों के स्कूल चलेंगे। यही कहने के लिए कुछ वक्त तक हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करेंगे, ठीक है ना? नहीं, कल नहीं, हम हफ्ते को जब बच्चों से मिलने जाएंगे तभी प्रिंसिपल साहब से बात कर लेंगे और फिर पीर के रोज शहर चल जाएंगे। बस 3 दिन बीच में है। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो, विक्रम ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा। 3 रोज भी गुजर गए। पीर के रोज दोनों दूसरे शहर जाते हैं। साथ में एक बैग भी लेते हैं। इस जगह पे पहुंचते ही इधर उधर देखते हैं। विक्रम पेड़ के पास खुदाई करना शुरू कर देता है और छोटा बैग निकालता है। बैग का धाना खोलता है, फिर मुतमईन हो जाता है। जैसे वो अपने बैग में माल रखता है, सामने जो मंजर देखता है, इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विक्रम। ये आवाज किसी और की नहीं, खुद इसकी बीवी सविता की थी। सामने पुलिस स्टाफ पिस्तौल ताने खड़ा होता है। सविता? विक्रम हैरान हो गया। हैरानकुन अंदाज में विक्रम पूछता, सविता तुम? जी मैं, CBI ऑफिसर सविता सिंह, पुलिस ऑफिसर वेद प्रकाश की बेटी। विक्रम सुन रह जाता है। कुछ ही लम्हों में पुलिस सारा सोना अपनी तहवील में ले लेती है और विक्रम को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। देखते ही देखते सारे चैनल पर एक खबर आग की तरह फैल जाती है। हर चैनल पर बस यही खबर, 8 साल पुरानी सेठ अरबचंद के सोने की डकैती का पर्दाफाश। ऑफिसर सविता ने मुजरिम को अपने इश्क में फंसाकर इस शादी करके इसे डकैती का पर्दाफाश किया। अगली सुबह के सभी अखबारों के फ्रंट पेज की खबर बन गई। विक्रम को 2 बजे स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 बजे अदालत लगती है। अदालत में चंद लोग और मीडिया के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। अदालत के बाहर हजारों का मजमा है। अदालत लगती है। जज कार्रवाई करने की इजाजत देता है। जज विक्रम से पूछता है कि तुम्हारी तरफ से कोई वकील है? विक्रम कुछ कह नहीं पाता।
जी जनाब, मुल्जिम की तरफ से मैं वकील हूँ। पुलिस की तरफ से वकील कहता है, ताज्जुब है, अपने मुल्जिम को पकड़वाया और अब ही तरफदारी भी कर रहे हो। अगर आपको मुल्जिम विक्रम का केस ही लड़ना था तो पकड़वाया क्यों? जी आपने सही फरमाया, वो एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज था और ये एक बीवी का फर्ज है और एक वकील का फर्ज है। मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब मुल्जिम ने डकैती डाली तो वो मुजरिम ख्याल का आदमी नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसने लूटे हुए पैसों को अयाशी में नहीं उड़ाया, सिर्फ चंद लाख रुपयों के अलावा। दूसरा ये कि जब विक्रम ने मुझसे पैसों का जिक्र किया, मेरे कहने पर इस बात पर आमादा हो गया कि सारा पैसा वो गरीबों में तकसीम कर देगा। इसने ये बात बगैर किसी खौफ के नहीं की। उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि इसकी बीवी इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर है और वो एक नरम दिल इंसान है। कुछ हालात ने इसे मजबूर कर दिया और जज साहब, चोरी डकैती डालने वाले लोग ऐश परस्त होते हैं, दोनों हाथों से पैसा लुटाते हैं, जबकि मिस्टर विक्रम ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बात की तस्दीक वो स्टाफ करेगा जिसने मौके पर सोना जब्त किया। जज साहब, मैं अदालत से यही दरख्वास्त करूंगी कि कोई भी फैसला सुनाने से कबल मुल्जिम की इन सब बातों का भी ख्याल रखा जाए। इससे पहले पुलिस का वकील कुछ कहता, अदालत में सेठ अरबपति का दाखिला होता है जिनके सोने की डकैती पड़ी थी। पूरे मजमे की नजर सेठ जी पर मरकूज होगी। सेठ जी ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुझे कुछ बोलने की इजाजत दें, तो अदालत की मेहरबानी। जज ने बड़े तराम से कहा, क्यों नहीं, जो भी कहना है आप कह सकते हो। शुक्रिया जज साहब, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। अदालत में बैठा हर आदमी जानता है कि वक्त की बहुत कीमत होती है और इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। सेठ जी, आपसे ज्यादा वक्त की अहमियत कौन जान सकता है? आपका अपना एक एक मिनट कारोबार से जुड़ा है। जज ने अरबचंद से मुखातिब होते हुए कहा, ये आपका बड़ापन है जज साहब। जज साहब, मैं चाहता हूँ कि इस केस का फैसला आज ही हो जाए और मैं यकीन दिलाता हूँ आप इस बात से मुत्तफिक होंगे। जज साहब, जब डकैती पड़ी और जिस अंदाज से पड़ी, मैं मिस्टर विक्रम के दिमाग की दाद देता हूँ, बगैर किसी खून खराबे, किसी भी तरह के नुकसान के बगैर डकैती डाली। अफसर सविता सिंह मरहूम अफसर वीर प्रकाश जी की बेटी हैं। जिस तरह बाप खुददार था, बेटी भी अपनी खुददारी साबित करती रही है। या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि बेटी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। डकैती के बाद मरहूम वेद ने सारे हालात की जानकारी मुझे देने हुए मेरे घर पर आते हैं। इन्हें यकीन था कि विक्रम ही राजू उस्ताद के साथ मिलकर ये काम अंजाम दे रहा है, मगर इस रात राजू का रेल के नीचे कटकर मर जाने से साबित न हो सका और विक्रम बच गया। इसी अफसोस ने वीर जी से नौकरी से इस्तीफा दिलवा दिया। इस दौरान इनकी बेटी भी हमारे शहर आ गई, जिसकी पोस्टिंग पंजाब में थी। वीर जी जैसे ही खुदार आदमी थे, सदमा बर्दाश्त न हो सका और उन्होंने मुझे अपने घर पर डिनर की दावत दी। वीर जी मेरे अच्छे दोस्त भी थे, मैंने कबूल करने में 1 मिनट ना लगाया। हमने डिनर किया। वीर जी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझसे एक दरख्वास्त की कि ऐसा कुछ करो कि डकैती वाला केस मेरी बेटी को मिल जाए, ये सारा मामला खामोशी से बेटी को सौंप दिया जाए। मगर मीडिया, मेरे बात फैल जाएगी मीडिया में, फिलहाल केस बंद कर दिया जाए। ये काम आप करवा सकते हैं, इसलिए आपके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि काम हो जाएगा, जिस तरह आप चाहोगे उस तरह होगा। और कुछ दिनों में ही मैंने केस किसी सविता को दिलवा दिया, मगर अफसोस कि वो ज्यादा दिन जिंदा न रह सके और इनकी आज आत्मा को शांति मिली होगी। ऑफिसर सविता जिस मेहनत से अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये काम किया है, मुझे उन पर फख्र है। और शुरू से लेकर आखिर तक एक एक मिनट की वो मुझे खबर देती रही। और ये बात भी सच है कि विक्रम ने वो सारी दौलत जो लूटी थी वो गरीबों में बांटने को राजी था, और मैंने भी वो गरीबों के लिए तय किया था। इतना ही नहीं, सविता ने यह भी मुझसे कहा कि जो थोड़ा सा सोना इसने बेच दिया है, इसकी वो कीमत देने को तैयार है। अब जबकि वो मुझे सब कुछ मिल चुका है, तो सविता की मेहनत का फल भी इन्हें मिलना चाहिए। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि विक्रम को रिहा कर दिया जाए। मैं अपना केस वापस लेता हूँ। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अब जबकि इस केस की सारी हकीकत सामने आ चुकी है, जिसकी तरफ से केस दर्ज हुआ था, इसने जब केस वापस लिया, मिस्टर विक्रम को सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरी जिंदगी में पहला केस है। एक दिन ऐसा नहीं बल्कि चंद घंटों में ही खत्म हो गया, जिससे आप लोगों समेत अदालत का भी कीमती वक्त बर्बाद होने से बच गया। इसलिए अदालत सेठ अरबचंद पे शुक्रगुजार है और ये अदालत विक्रम को रिहा करने का हुक्म देती है। और साथ ही जो पुलिस ने टोटल सोने की रकम का 20% हिस्सा सोना पकड़ने वालों को देने का ऐलान किया था, वो 20% हिस्सा ऑफिसर सविता को दे दिया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है, अदालत लोगों को खाली हो जाती है। विक्रम अब भी कटहरे में सर झुकाए खड़ा रहता है। सविता इसके पास जाती है और कहती है, विक्रम, मैंने जो भी किया अपना फर्ज की खातिर किया, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज मुझे फख्र है अपनी बीवी पे कि मैं इस बीवी का शौहर हूँ जो फर्ज चनास है। पीछे सेठ अरबचंद खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे। वो आगे बढ़े और बोले, बेटा विक्रम, आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। तुम कल से मेरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करोगे। मगर सेठ जी, मैं तो कम पड़ा हुआ हूँ, तभी तो छोटी नौकरी मिल रही है। अपनी इंग्लिश सुधार लो, आपकी तरक्की भी हो जाएगी। चलो अच्छा खाना मेरे घर पर खाना। सब हंसते हुए अदालत से बाहर आ जाते हैं।